किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, इस समय खेती में हरियाली का महोत्सव चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपनी बोनी से निवृत्त हो चुके होंगे और इस समय फसलें बहुत अच्छी स्थिति में हैं। किसान भाइयों, यही हरियाली, यही खुशहाली आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ हम आज के कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं। किसान भाइयों, फूल जहाँ हमें मन में प्रसन्नता देते हैं, वहीं फल बनने के लिए, फसल तैयार होने के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जहाँ खेती है वहाँ फसल है, जहाँ फसल है वहाँ फूल है, और जहाँ फूल हैं वहाँ हमारे कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो फूलों को फलों में बदलते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ मधुमक्खियों की, जो कि बड़े ही अच्छे हमारे मित्र कीट हैं। वैसे तो प्रकृति में सामान्य रूप से मधुमक्खी विद्यमान होती ही है और चुपचाप अपना काम करती रहती है, लेकिन इन्हें पालना, पोसना और इनके शहद में से हिस्सेदारी करना, वो एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित होता जा रहा है। कैसे आप खुद भी इस लाभकारी व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं, कैसे इसे एक लाभ का धंधा बना सकते हैं, आइए इस विषय पर विषय के विशेषज्ञ श्री दीपक बघेल साहब से बातचीत करें। दीपक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते किसान भाइयों। किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपक जी ना सिर्फ मधुमक्खी पालन के विशेषज्ञ हैं, साथ ही लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं और एक बहुत बड़े वर्ग को, किसानों को तैयार किया है इन्होंने व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए। तो दीपक जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये एक लाभ का व्यवसाय बन सकता है यदि किसान भाई छोटी सी यूनिट भी शुरू करते हैं तो। ओके, सो कोई भी किसान इसको स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए उनको कुछ बॉक्सेस लेने होते हैं। जैसे मधुमक्खी, जैसे जो जनरली लोगों को पता होता है कि मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद देने का काम करती है, जबकि इसका मेन जो लाभ होता है वो होता है पॉलिनेशन, नहीं परागकण अभिक्रिया वाला, जिसमें वो दोनों फूलों को पॉलिनेट करती है। मेल फूल को फीमेल फूल से पॉलिनेट करने से आपका फल बनता है और उससे हर आपकी जो फसल होती है, फसल का आपका उत्पादन बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि आपके पास 5 एकड़ भिंडी, 5 एकड़ में आपकी भिंडी लगी तो आप 5 क्विंटल निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे आप कुछ मधुमक्खी के बॉक्सेस रखने से वो आपका उत्पादन बढ़ के 5 से 8 या 9 क्विंटल हो जाता है। तो इस टाइप से लोगों किसानों की फसल में वृद्धि होती है। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो शहद है वास्तव में क्या है? शहद एक्चुअली जो हर फूल के अंदर एक मीठापन होता है, मधुमक्खियाँ उस मीठेपन को वहाँ से लेके आती है और उसको फिर वो मतलब उसको पचाती है अपने पेट के अंदर, और पचाने के बाद फिर अपनी दूसरी वर्कर बीज को वो खिलाती है, फिर वो मक्खी भी उसको पचाती है और वो ये प्रोसेस 2-3 मधुमक्खियाँ पचाने का काम करती है। उसके बाद जब वो मीठापन पूरा पच जाता है, उस नेक्टर को वो हनी में कन्वर्ट कर लेती है, फिर वो जाके उसको अपने छत्ते में स्टोर करती है, मतलब उसको फिर वहाँ पे संग्रहित कर देती है। और उसको फिर उसके अंदर कुछ मॉइस्चर होता है, यानी जो नम्रता होती है, उसको अपने पंखों से इवेपोरेट करके, मतलब उसको वाष्पीकृत करके पूरा निकाल के फिर उसको वैक्स से सील पैक कर देती है। तो इस प्रकार जो भी हनी रहता है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड चीज रहती है, मतलब उनको जैसे ही कंज्यूम करेंगे तो 20 मिनट के अंदर वो हमारे खून में डिसॉल्व हो जाता है। देखिए, बड़ी सहजता से अगर हम कहें कि पराग इकट्ठा किया गया, उसको अपने अंदर से गुजार कर, हाँ बिल्कुल, उसको नरम बनाया गया, नरम बना के उसको छत्ते में संकलित कर दिया गया, और उसको भी उतना ही नहीं, वहाँ पर उसे गर्मी दे के उसको शुद्धिकरण करने की एक पूरी फैक्ट्री का काम कर रहा है, एक पूरी फैक्ट्री बनी। बिल्कुल। तो इसमें एक बड़ा जो रोल है, जो बड़ी भूमिका है, वो मधुमक्खियों की होती है। लेकिन हमने सुना है दीपक जी कि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। जैसे कि हमारे समाज में काम करने वाले होते हैं, रक्षा करने वाले होते हैं, जैसे बैठ के खाने वाले भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। तो क्या यही व्यवस्था मधुमक्खियों के बीच में भी होती है? बिल्कुल, मधुमक्खियाँ हमारा एक मित्र कीट की तरह होती है। वो हमारे जो फसल होती है उसको उसके जो उत्पादन में वृद्धि करने में बहुत हेल्प करती है। मतलब मधुमक्खियाँ जानबूझ के पॉलिनेशन नहीं करती, वो तो बस एक मीठापन लेने जाती है नर फूल पे, लेकिन
बिना उसके पता उसके पैर में पोलन चिपक जाते हैं, और फिर वो जब दूसरे फूल पे जाती है तो फीमेल फूल पे जाके पोलन छोड़ देती है। मतलब बिना जाने पूछे हमको वो परागकण अभिक्रिया हमको करके दे रही है जी। और ये जैसे कि आपको पता ही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि 4 साल के अंदर कहीं दुनिया की सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाती, तो दुनिया खत्म हो जाएगी 4 साल के अंदर। क्योंकि जब पॉलिनेशन ही नहीं होगा, जब परागकण की अभिक्रिया नहीं होगी, तो अगला झाड़ ही नहीं पैदा होगा, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सो मधुमक्खियां बिना जाने हमको हमारी हेल्प कर रही है। कई मक्खियां खत्म हो गई तो हमको हाथ से पॉलिनेशन करना पड़ेगा। आप समझ रहे कि जैसे कि जो मधुमक्खियां हमारे लिए फ्री में करती है फूलों पे जाना, जब मक्खियां नहीं रहेगी तो हमें हाथ से वो पॉलिनेशन करना होगा कि अब हर किसान जाके हर झाड़ पर जाके एक एक फूल को टच करेगा, तो जाके इसको हैंड पॉलिनेशन कहते हैं, हाथ से पॉलिनेट करना, जो कि पॉली हाउस के अंदर होता है आजकल। पॉली हाउस में होता है जो बीज की प्रक्रिया होती है, हमारे किसान भाई जानते हैं कि जहाँ पे बीज बनाया जाता है तो वहां पर चुनिंदा फूलों को चुन के और पराग इधर से उधर हैंड करते हैं, वो हैंड पॉलिनेशन होता है, मतलब हाथों से परागण होता है। और वो एक बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है जिसका को आसानी से मधुमक्खियों से निश्चित रूप से जाता है। लेकिन एक कॉलोनी है, मधुमक्खियों की एक कॉलोनी है, तो वहां पर कौन कौन की भूमिका क्या क्या होगी? एक कॉलोनी के अंदर एक रानी मधुमक्खी होती है जिसकी आयु 3 साल से लेकर 5 साल तक होती है, और उसमें 95% अपनी मादा मधुमक्खियां होती हैं जिनको हम वर्कर बीज कहते हैं। तो उनकी एज होती है 30 दिन से लेकर 60 दिन की, और उस पेटिका में 5% नर होते हैं। नर का काम सिर्फ मेट करने के प्रजनन करने का काम होता है, जो कि अपने लाइफ स्पेन में सिर्फ एक बार बाहर निकलते हैं रानी मक्खी से मेट करने के लिए, प्रजनन के लिए। बाकी जो मादा मक्खी है फर्स्ट डे से जब पैदा होती पहले दिन, तो पहले दिन से वो अपने अंडे से बाहर निकल के सफाई करने का काम करती, पहले 1-2 दिन तक। फिर उसके बाद वो छोटे छोटे लार्वा को खाना खिलाने का काम करती है, और फिर 4-5 दिन के बाद उनका मतलब पूरा कार्य उनका फिक्स रहता है कि पैदा होने के हर 2-2 दिन उनका अलग अलग काम रहता है कि पहले साफ सफाई करना, फिर छोटे लार्वा को खिलाना, फिर जो बाहर से मक्खी आ रही काम करके उनको खाना खिलाना, उनकी साफ सफाई करना पूरा, फिर जो बड़े वाले लार्वा है उनको खाना खिलाना। फिर 10 दिन के बाद फिर वो गार्ड बीज बनती है कि सिपाही मक्खी बनेगी, ताकि कोई उनके छत्ते में से कोई अटैक करता है तो उसको काटने का काम करती है। और फिर जब ये प्रोसेस पूरी 16 दिन तक हो जाती है कि सारे उसके काम पूरे फिक्स हो गए, उसके बाद फिर आखिरी में बाहर जाने का काम करती है। जब तक उसका जीवन समाप्त नहीं होता तब तक वो बाहर जाके डेली नेक्टर लाती रहती, शहद, और स्टोर करती रहती। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा।
कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं श्री दीपक बघेल जी से, जो कि मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ हैं। और इनसे बातचीत करने में हमने समझा कि मधुमक्खियाँ किस तरीके से प्रकृति में सहायक होती हैं, हमारे कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती हैं। और अब हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे आप खुद मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लकड़ी के डब्बे की ज़रूरत होती है, एक कृत्रिम छत्ते की ज़रूरत होती है, एक विशेष पेपर की ज़रूरत होती है। क्या दीपक जी, जब उनको फूल नहीं मिल पाते, पराग नहीं मिल पाते, तो उन्हें हमें अपनी तरफ से भोजन भी परोसना होता है? हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि मधुमक्खी भी एक कीड़ा है, उसको भी सरवाइव करने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, यानी उसको भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए जैसे हम लेते हैं। तो जब कोई फसल खत्म होती है तो कोई भी फूल 1 महीने के लिए ही रहता है, लेकिन जब अगली फसल आती है उस बीच में 30 से 40 दिन का गैप होता है, मतलब तो उस टाइम पे मधुमक्खियों के पास कभी शहद नहीं होता है, तो उस टाइम हम उनको शुगर सिरप देते हैं, शक्कर का एक घोल बनाते हैं जो कि गुलाब जामुन की चाशनी टाइप का होता है। वो एक हल्के से गुनगुने पानी में शक्कर घोल के उनको देता ताकि मधुमक्खियाँ सरवाइव कर ले, वो वाला मौसम उनका निकल जाए। तो मोस्टली हम ये गर्मियों के महीने में देते हैं, जबकि आसपास कोई फूल अवेलेबल नहीं रहता है और हमें पता है कि कपास या किसी और क्रॉप में फूल 40 दिन बाद आएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको हर चौथे या 7वें दिन उनको थोड़ी सी एक शुगर सिरप देते हैं, जिससे कि वो सरवाइव करके मरती नहीं है। दीपक जी, मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र में जहाँ सरसों होती हैं या खूब परपरागित फसलें होती हैं, वहाँ पे मधुमक्खी पालन जो है वो बड़े स्वरूप ले चुका है। लेकिन जो किसान इससे अनभिज्ञ हैं, क्या बता सकेंगे कि कौन से ऐसे फूल, कौन सी ऐसी फसलें हों जो मधुमक्खी पालन में सहायक हो सकती हैं? मधुमक्खियों को मोस्टली तेल की फसलें ज़्यादा पसंद आती है, जैसे कि सरसों हो गई, अपना सूरजमुखी हो गया, तिल्ली हो गया अपना। क्या सोयाबीन भी? हाँ, सोयाबीन पर भी जी। सोयाबीन पे इतना नहीं, पर मोस्टली अपना सरसों, सूरजमुखी और तिल्ली, इन तेल की फसलों में शहद बहुत ज़्यादा निकलता है। जितने भी आपने पंजाब, यूपी, बिहार, अपने भिंड मुरैना जो एरिया है हमारे, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे 3-3, 4-4 किलोमीटर सरसों लगी होती है। तो मधुमक्खियों के पास बहुत सारा काम करने को होता है,
लेकिन जैसे ही आप अपने इस एरिया में आएंगे, अपने अलीराजपुर, बड़वा, खरगोन, अपना इंदौर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे मोस्टली गेहूं लगाते हैं। तो गेहूं और ये अपने जो चावल है, ये एक सेल्फ पॉलिनेशन वाली क्रॉप है, मतलब स्वतः ही हवा से इनमें पॉलिनेशन हो जाता है, तो इसमें मधुमक्खियों का इतना रोल नहीं रहता है। तो मधुमक्खियां मोस्टली उन्हीं एरिया में पालना पसंद करते हैं जहाँ पे लोग सरसों ज्यादा लगाते हैं। अगर किसान को फायदेमंद धंधे के रूप में इसे बढ़ाना है तो लगभग कितने पैसे खर्च हो जाएंगे उसके शुरू में? मैं किसी भी किसान को, कभी कोई ये पहली बार करना चाह रहा है, तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि वो स्टार्टिंग में 4 या 5 डब्बे से स्टार्ट करें, बिकॉज उसमें उनको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जब वो ठंड, गर्मी और बारिश तीनों मौसम तो देख लेंगे, मौसम का पूरा एनालिसिस कर लेंगे कि भाई ठंड में क्या प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में क्या प्रॉब्लम होती है और बारिश में क्या इशू होता है, तो वो बहुत अच्छे से उसको बड़े स्केल पे कर पाएंगे। क्योंकि होता ये है कि कई बार लोगों ने एक डब्बे का बोलते कि एक डब्बा हम रख लेंगे, पर एक डब्बे से आप उसका डाटा नहीं निकाल सकते कि आपने जैसे कि एग्जांपल आपने 3 गाय ली, तो तीनों गाय 12 लीटर दूध नहीं देगी, कोई 8 देगी, कोई 20 देगी। तो वैसे ही मधुमक्खियों का पेटिका होती है कि कुछ रानी मक्खी बहुत अच्छे से अंडे देती है, कुछ रानी मक्खी थोड़ी वीक अंडे देती है। तो हम क्या करते हैं, जो वीक वाला मधुमक्खी का पेटिका है, तो स्ट्रॉन्ग डब्बे में से कुछ मक्खियां निकाल के उसको देते ताकि वो बराबर लेवल पे अच्छे से काम कर सके। और वो जो निकालना है, शहद निकालने की प्रक्रिया पहले जो होती थी कि वो निचोड़ के उसको कर रहे हैं और उसमें उसका अंडे भी खत्म हो रहे हैं और वो भी हनी भी आ रही है, तो क्या उसमें भी कोई परिवर्तन आया है? हाँ, उसमें भी परिवर्तन आया है, क्योंकि जो आप निचोड़ने वाला जो शहद की बात करें वो मोस्टली देसी छत्तों का किया जाता है, लेकिन हम जो करते हैं कॉमर्शियल बी कीपिंग में, हम वो जो छत्ते को पूरा निकालते हैं, उसको पूरा एक जर्क देके मक्खियों को उसी में छोड़ते हैं और उसको 100-200 फीट दूर ले जाके नेट लगा के जाली के अंदर एक वॉशिंग मशीन टाइप की एक मशीन आती है, एक्सट्रैक्टर आता है, उसमें डाल के हम शहद निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ शहद निकलता है, कोई अंडा नुकसान नहीं होता, ना उनका छत्ता नुकसान होता है और ना ही कोई मक्खियां एक भी मरती है उसके अंदर। तो हम छत्ता 10 मिनट में पूरा शहद निकाल के वो छत्ता वापस मधुमक्खियों को दे देते हैं और मधुमक्खियां आधे घंटे के अंदर वापस से शहद डालना स्टार्ट कर देती है। यानी उनका कैपिटल नुकसान कुछ नहीं होता है, छत्ता भी कोई नुकसान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उसमें। पर दीपक जी, फिर भी एक खर्चीला व्यवसाय तो ये है, तो क्या कोई ऐसी शासकीय योजनाएं हैं या किसी तरह की उनको मदद मिल जाती है जिससे कि वो थोड़ा सा उनका खर्चा कम हो जाए? अभी हमारे मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस पे 1600 रुपये सब्सिडी दे रहा है एक डब्बे के ऊपर, और टूल्स पे भी 40% सब्सिडी मिल जाती है। और KVIC की भी बहुत सारी अपनी योजनाएं रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें वो बहुत सारे किसानों को फ्री में डब्बे देती है, मतलब बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे मिलता है वो चीज़ें। बस उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होती है KVIC से, उसके बाद आप वहाँ पे रजिस्टर करोगे तो आपको वहाँ पे बॉक्सेस मिल जाएंगे कुछ महीनों में। और ये जो शहद किसान खुद उत्पादित करता है, क्या बाजार में मिलने वाले या जो बोलते हैं कंपनियों का शहद, क्या उसके मुकाबले उसकी गुणवत्ता बराबर होती है? नहीं, ये बहुत एक सब्जेक्टिव चीज़ है कि क्योंकि हम जो शहद निकालते हैं, हम हर 2-2 महीने में अलग अलग एरिया से शहद निकालते हैं। तो जैसे जामुन का शहद आता है जून के महीने में, अप्रैल में हम लीची निकालते हैं, फिर अक्टूबर में बेरी का हनी आता है, फिर मस्टर्ड आता है। तो क्योंकि मक्खियाँ जिस फूल पे जाती है उस फूल का शहद आता है हमारे पास, मतलब 100% नहीं, आसपास स्वीट कॉर्न भी लगाते हैं और भी फसलें होती है, लेकिन 70% किसी एक क्रॉप का हम शहद निकालते हैं। तो उसका बेनिफिट भी अलग होता है। जैसे जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उनको हम बेरी हनी सजेस्ट करते हैं, जिनको डायबिटीज होती है वो जामुन हनी रिकमेंड करते हैं उनको, क्योंकि हर किसी शरीर के लिए अलग अलग शहद सूटेबल होता है। तो बच्चों को लीची बहुत पसंद आता है, जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो बेरी खाते हैं, तो उनका बेनिफिट अलग अलग रहता है पूरा। हर शहद के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जितना काला होते जाता है उसके अंदर उतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब ये एज अ प्रिजर्वेटिव है, मतलब आपको कभी घाव भी लग जाता है, उस पर शहद लगा लोगे तो घाव अच्छे से ठीक हो जाता है, बिकॉज उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है। मॉइस्चर बोले तो मॉइस्चर लेस देन 20% होता है, तो कोई भी जर्म्स पैदा नहीं होता है। तो एज ए एंटीसेप्टिक वर्क करता है हनी, इसलिए जो करता है बिल्कुल, लेकिन जब डंक लगता है तो उसके लिए अलग एंटीसेप्टिक आता है, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दी से ये बता दीजिए कि क्या पालने वाली मक्खियाँ कुछ अलग होती हैं? हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटी मक्खियाँ होती है देसी वाली फ्लोरिडा मक्खियाँ, और एक बड़ी वाली होती है डोरसेटा। तो ये जंगली मक्खियाँ होती है, जब ये काटती है तो एक फ्रेग्रेंस छोड़ के जाती है जहाँ पे पहली बार काटती है, तो बाकी मक्खियाँ उसी को फॉलो करके सिर्फ उसी आदमी या उसी जानवर के पीछे जाती है झुंड बना के, और उसी को काटती है। आप कभी भी देखना, कोई भी छत्ता जब होता है मतलब डिस्टर्ब होता है तो वो एक ही आदमी या एक दो के पीछे ही पड़ता है, वो बाकी पीछे नहीं जाता है, बिकॉज मक्खी वहाँ पे एक फ्रेग्रेंस छोड़ के गई है। तो आप उसी टाइम वहाँ पे कुछ धुआं या कुछ भी लगा के, दूसरा खुशबू लगा के उसको हटा सकते हैं। लेकिन जो हमारी मक्खियाँ होती है, जो पालतू मक्खियाँ होती है, पालतू मक्खियों में सिर्फ सिपाही मक्खी ही अटैक करती है, वो भी तब करती है जब आप उसको
डब्बे को खोलते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारा शहद लेने आया, चुराने आया, कोई दूसरा जानवर अटैक कर रहा है, तो उसी टाइम पे एक बार अटैक करती है, क्योंकि ये वाली पालतू मक्खियाँ एक बार काटने के बाद 5 से 10 मिनट में मर जाती है। तो कोई भी मक्खी सबसे लास्ट ऑप्शन में ही आपको काटना पसंद करेगी, क्योंकि उसको पता है वो काटने के बाद उसके जो डंक है उसकी हथेलियों से जुड़ा होता है, तो पूरी बाहर आए तो वो 5 मिनट में मर जाती है। तो कोई भी मक्खी आपको वर्स्ट कंडीशन में काटना पसंद करेगी। तो उसका जो हथियार है, हथियार जीवन से जुड़ा होता है। हाँ। और इसलिए वो सुरक्षित रखना चाहती है, बशर्ते आप उसमें पत्थर ना मारें, पत्थर ना पेड़ पे मारें, लगे हुए या उसके छत्ते शहद में को ना छेड़े, उसके शहद को ना छुड़ें, क्योंकि जब उसके जीवन पर बात बन जाती है तो वो फिर जीवन देने को बाकी लोगों के लिए अपना जीवन त्याग देती है, अपने परिवार के लिए जीवन त्याग देती है। उसमें भी आपको 10-12 मक्खियां ही काटेगी, पूरा छत्ता आपके पीछे कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका सूचना तंत्र, जैसे कि आपने बताया, बड़ा मजबूत होता है। हाँ। और वो पहचान करता है। हाँ। फूलों की पहचान कर सकता है, तो उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले की भी पहचान कर बिल्कुल सकता है। ये हमें ध्यान देने की बात है। क्या दीपक जी, छत्ते से या मधुमक्खी से पोलिनेशन यानी फसल बढ़ाने के अलावा, शहद के अलावा और भी कुछ हमें उप उत्पाद मिल सकते हैं? हाँ, मधुमक्खी पालन में आपको शहद के अलावा आपको मोम मिलेगा, प्रोपेलेक्स मिलेगा, आपको रॉयल जेली मिलेगी आपको, और कुछ लोग बी वेनम भी निकालते हैं, वो भी मिल सकता है, और बहुत सारे इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें अपार्ट फ्रॉम पॉलिनेशन। तो ये सब मेन प्रोडक्ट है। प्रोपोलिस अपना टूथपेस्ट में यूज होता है, बी वैक्स की सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाता है, हमारा जो मोम है ईटेबल भी है, और पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लिपस्टिक, लिप बाम, इन सब में बी वैक्स यूज होता है। तो हमारे जब ग्रामीण बहनें श्रृंगार करती हैं तो याद रखिएगा कि आपकी लिपस्टिक और आपके क्रीम में मधुमक्खियों का कहीं ना कहीं योगदान ज़रूर है, और तब उसको धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। दीपक जी, धन्यवाद हम आपको भी देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हनी बी कल्टीवेशन करते हैं, यानी एक खेती के रूप में हम इसको अपनाते हैं, तो क्या कुछ सावधानियां, क्या कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें होंगी? तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम जो किसानों को बोलते हैं, जो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप सबसे पहले कीटनाशक का उपयोग करना बंद कर दें। एटलीस्ट जहाँ पे आपने मधुमक्खी की पेटिका रखी, वहाँ पे आप 200-300 फीट तक आप कोई भी कीटनाशक का उपयोग ना करें, बिकॉज मधुमक्खियाँ भी एक कीड़ा होती है, और लोग जब इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक डालते हैं तो मधुमक्खियाँ भी उससे मरती है। लेकिन कभी दूर पे किसी ने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है तो 2-3 दिन के बाद उसका असर खत्म हो जाता है, तो मधुमक्खियाँ वहाँ चली जाती है। और मधुमक्खियाँ बहुत समझदार होती है कि उसको पता चल जाता है कि भाई इस फसल पे किसी ने दवाई डाली, तो वो उस एरिया में 1-2 दिन तक नहीं जाएगी, जब तक उसका असर खत्म नहीं होता है। उसके बाद वो वापस से जाना स्टार्ट कर देगी पॉलिनेशन के लिए। तो कृषि विशेषज्ञ भी ये कहते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में मधुमक्खियाँ ज़्यादा हैं, दिखाई दे रही हैं, तो आप उन्हीं कीटनाशकों का या उन्हीं जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें जो कि उनको सुरक्षित रख सकती हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाए। और जहाँ तक है अन्य भी जो उसके शत्रु हैं उनसे भी उसकी रक्षा करना ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारियाँ किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी, बड़ी रोचक भी थी। दीपक जी, इसके लिए हम किसान भाइयों की ओर से आपको धन्यवाद करते हैं। और किसान भाइयों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिएगा। और अब सुन लेते हैं, देख लेते हैं हम कृषि समाचार। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, एंड धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंततः 3 नए कृषि कानून वापस होंगे। मध्य प्रदेश में 50% बोनी पूरी। पशुपालन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण के बीच समझौता। सरसों में रोगों की रोकथाम और लाल सड़न रोग से बचाएं गन्ना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए 3 नए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। उन्होंने आगे कहा कि इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। मध्य प्रदेश में फसलों की बुवाई ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अब तक लक्ष्य की तुलना में 50% बुवाई पूरी हो चुकी है। इस वर्ष राज्य में गेहूं का रकबा कम कर दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया गया है, उनका लक्ष्य बढ़ाया गया है। अब तक गेहूं की बोनी
37.11 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 72.02 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 107,33,000 हेक्टेयर है। इस वर्ष 138.89 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 72.02 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य का 50% है। प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 17.92 लाख हेक्टेयर में हो गई। अन्य फसलों में अब तक मटर 1.73 लाख हेक्टेयर में, मसूर 4.61 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी लक्ष्य 8.63 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 9.43 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य से लगभग 80,000 हेक्टेयर अधिक है। वहीं अलसी की बोनी 56,000 हेक्टेयर में हुई है। इस वर्ष गन्ना 1.44 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 19,000 हेक्टेयर में बोया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में श्री अतुल चतुर्वेदी, सचिव पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, और श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम, सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग MOFAHD की विभिन्न योजनाओं के लाभ का विस्तार करने वाले एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर पशुपालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला की उपस्थिति में किया गया। समझौते के पश्चात बिना किसी सीमा के गुणवत्ता नियंत्रण, डेयरी प्रसंस्करण और इसका मूल्यवर्धन, मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, पशु आहार संयंत्र और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त नस्ल सुधार फार्मों की स्थापना, उनका विस्तार, सुदृढ़ीकरण के लिए ऋण सहायता की आवश्यकता होगी। रबी की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों अपनी बढ़वार अवस्था में इस समय फसल में रोगों की रोकथाम करना किसानों के लिए लाभदायक होगा तथा उत्पादन उससे बेहतर मिलेगा। सरसों में प्रमुख रूप से काले धब्बे वाले रोग, सफेद रतुआ, डाउनी मिल्ड्यू तथा तना गलन प्रमुख हैं। इस समय फसल पर काला धब्बा, सफेद रतुआ या डाउनी मिल्ड्यू रोग दिखते ही डायथेन M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव 15 दिन बाद अवश्य दोहराएं। 1 एकड़ में 200 लीटर घोल अवश्य छिड़कें। यदि आपके क्षेत्र में सरसों में तना गलन रोग हर वर्ष आता है तो बुवाई के 45 से 50 दिन बाद बाविस्टीन के 0.1% घोल का छिड़काव कर दें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद छिड़काव दोहराएं। ये उपाय करने पर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। गन्ना उत्पादकों के लिए लाल सड़न रोग को नियंत्रण करना एक समस्या रहती है। गन्ने का लाल सड़न रोग पत्तियों से लेकर गन्ने की भीतरी सतह तक आक्रमण करता है। फफूंद जनित इस रोग के कारण इसकी गुणवत्ता पर असर होता है तथा सामान्य फसल की तुलना में गन्ने का विकास भी कम होता है। इसके बचाव के लिए रोग रोधी जातियां जैसे को 87,025, को जवाहर 86,600, को 94,012 तथा को। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।